हाँ, एसआई वाले फाइट करेंगे। आप पिछले बार जो अफसर बने हैं वो भी आपके दौड़ में है, आपके साथ रेस में है। जो कहीं जॉब कर रहे हैं, प्री कंप्लीट है, मेंस कंप्लीट है, नहीं वो आपसे फाइट कर रहे हैं, तो इसलिए चलिए हम लोग कर रहे हैं हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद्र का योगदान। नहीं, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद का योगदान। नहीं, इसके क्लियर है जी। प्रेमचंद्र का योगदान यानी प्रेमचंद आए तो उपन्यास के की जो परंपरा थी, लेखन परंपरा थी, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ उसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। कि आपको पता है कि आपने देखा है कि गोदान की रचना, गोदान नहीं, प्रीति, अब ध्यान दीजिए आप लोग, बाद में 1935 में, नहीं 1936 में गोदान की रचना हुई। और आपको पता है कि 1936 तक आते आते प्रेमचंद्र जो थे ये यथार्थवादी हो गए थे। नहीं, पहले स्टार्टिंग में जब ये उपन्यास लिखना शुरू किए तो क्या आदर्शवाद से प्रभावित थे, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। नहीं, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने का तात्पर्य है आदर्शवाद से प्रभावित थे। नहीं, और आदर्शवाद क्या कहता है, हृदय परिवर्तन की बात करता है। नहीं, गांधीवादी विचारधारा से, आपको पता है कि गांधीवाद से ही प्रभावित होकर के इन्होंने जॉब छोड़ दिया। नहीं, यानी उनके विचारों से प्रभावित हो गए, तो इसका तात्पर्य है कि आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। और आदर्शवादी विचारधारा जो है हृदय परिवर्तन की बात करता है। और हृदय परिवर्तन जहां आ गया वहां काल्पनिकता का पुट हो जाएगा, कल्पना की बात करी जाएगी कि हो सकता है हृदय परिवर्तन हो जाए, नहीं भी हो सकता है। समझ गए ना। तो ये स्टार्टिंग में हृदय परिवर्तन की बात करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन यहाँ तक आते आते गांधीवादी विचारधारा से प्रेमचंद्र का मोह भंग हो गया था। यहाँ तक ध्यान रखेंगे, यहाँ तक आते स्टार्टिंग में प्रभावित हुए, यहाँ तक आकर के क्या हो गए, ये प्रगतिशील हो गए थे। इनकी रचना प्रगतिशील हो गई थी। इसलिए हो गई थी कि 1936 में ही प्रगतिशील लेखक संघ का, सज्जाद जहीर के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, प्रेमचंद्र ने। नहीं, सज्जाद जहीर आपने याद रखेंगे, मैं हम लोग चर्चा करेंगे। उनके नेतृत्व में 1936 में इलाहाबाद में प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। और अध्यक्षता करने के साथ ही इनकी लेखनी और इनका सोच, इनका तार्किक क्षमता सब प्रगतिशील हो गया। समझ गए ना। क्योंकि यहाँ तक आते आते भारतीय राजनीति में एक समाजवाद का विकल्प उभर रहा था, समाजवादी व्यवस्था का विकल्प उभरने लगा था। और साहित्य में छायावाद के जगह पर प्रगतिवाद की बात होने लगी थी। पृष्ठभूमि क्लियर हो रहा है ना, समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो माने यहाँ तक देखेंगे कि जब प्रेमचंद्र गोदान लिख रहे हैं उस समय दो तीन परिवर्तन हो रहे हैं। नहीं, एक भारतीय राजनीति में जो पूंजीवादी और जमींदारी व्यवस्था से प्रभावित है, वहां पर उस राजनीति में समाजवाद की बात कही जा रही है। नहीं, समाजवाद का तात्पर्य है यानी अब जनता को केंद्र में लाने की बात कही जा रही है और जनता को न्याय दिलाने की बात कही जा रही है। नहीं, समाजवादी व्यवस्था स्थापित कब होता है, जब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले। नहीं, सामाजिक आर्थिक देखिएगा, सामाजिक आर्थिक नहीं जी, और राजनीतिक नहीं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा तभी मानव की गरिमा स्थापित होगी। मानव की मानव की गरिमा कब स्थापित होगी, जब सामाजिक आर्थिक न्याय मिल जाएगा उसको। और राजनीतिक सामाजिक न्याय मिलेगा तभी तो समतामूलक समाज की स्थापना होगी। नहीं, क्लियर, समझने की कोशिश करेंगे। सामाजिक न्याय मिलेगा तभी समतामूलक समाज की स्थापना होगी। आर्थिक न्याय मिलेगा तभी जो प्रकृति में संसाधन है समान रूप से वितरण होगा, तभी तो समाजवाद आएगा। नहीं, आर्थिक न्याय कब मिलेगी, आर्थिक न्याय तभी मिल सकती है जब संसाधन जो उपलब्ध हैं
नेचुरली सोर्स जो उपलब्ध हैं, उस नेचुरली सोर्स पर समान जन का अधिकार होगा और समान वितरण सुनिश्चित होगा, तभी आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। नहीं, उसके साथ साथ राजनीतिक न्याय कब मिलेगी? राजनीतिक न्याय तभी मिलेगी जब राजनीति में समान जनता की भागीदारी होगी, जन भागीदारी सुनिश्चित होगी, तभी राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है। राजनीतिक, अगर मान लीजिए भारतीयों को सामाजिक न्याय मिल गया, सामाजिक न्याय मिल गया तो क्या हो गया? समतामूलक समाज की स्थापना हुई। आर्थिक न्याय मिला तब क्या हो गया? अर्थव्यवस्था पर जो आर्थिक संसाधन है उस पर समान रूप से जनता का अधिकार हो गया। नहीं, समान रूप से वितरण हो गया, यानी जो निचले वर्ग हैं उन तक भी वो आर्थिक संसाधन जा रहा है, तभी आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि जनता को जन भागीदारी सुनिश्चित हो राजनीतिक न्याय में, तभी राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगी। जन भागीदारी तभी सुनिश्चित होगी, ये भारतीय परंपरा में निहित है। यहाँ पर क्या है? इलेक्शन का प्रावधान है, और इलेक्शन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो 18 साल कंप्लीट कर गया है वोट देने का अधिकार रखता है, और क्रमिक रूप से वो प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो सकता है 21 साल, 25 साल, 35 साल, 30 साल में। नहीं, किसी को बाध्यता नहीं है, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चुनाव जीत सकता है। नहीं, और यहाँ एक रेगुलर इंटरवल पर, नहीं, रेगुलर इंटरवल पर चुनाव सुनिश्चित किया गया है, इसलिए तो इसे लोकतंत्र कहते हैं। नहीं, लोकतांत्रिक समाज की स्थापना कब होगी? जब ये सारे न्याय सुनिश्चित हो जाएंगे, तभी मानवीय गरिमा स्थापित होगी। और मानवीय गरिमा की ही तो बात करते हैं प्रेमचंद्र भी। नहीं, मानवीय गरिमा की यानी क्या है? समाजवाद क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। कल्याणकारी राज्य में ये सारे चीजें सुनिश्चित होती हैं। नहीं, कल्याणकारी राज्य तभी स्थापित होगी जब जन समूह, जन समर्थन होगा, आर्थिक संसाधनों पर सबका अधिकार होगा, राजनीति में सबका पार्टिसिपेशन होगा। नहीं, निम्न लेवल से लेके, प्राइमरी लेवल से लेकर के उच्च, माने पंचायती, निम्न का अर्थ है पंचायती, राज्य और केंद्र में जन भागीदारी होगा, तभी तो राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगा। जब ये सारे न्याय सुनिश्चित हो जाएंगे, तभी तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, जो हमारे भारतीय राज्य की परंपरा में, भारतीय राजनीति के परंपरा में ये सुनिश्चित है। उसी की बात करते हैं, और उसी से प्रेरित हो करके इन्होंने गांधीवादी विचारधारा से इनका मोह भंग हो गया। मोह भंग हो गया तो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित हो गए। हालांकि ध्यान रखेंगे, ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित हुए, लेकिन उनके तत्वों को इन्होंने नहीं अपनाया, तत्वों को नहीं अपनाया, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा वाले कहते हैं कि लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में राज्य, जब राज्य का गठन होता है तो राज्य के गठन करने वाले शोषक वर्ग के लोग होते हैं। नहीं, और अपना हित साधने के लिए वो राज्य का गठन करते हैं, इसको इन्होंने इनकार कर दिया। समझ गया ना? इस तरह के तात्पर्य, और मार्क्सवादी विचारधारा कहता है कि आर्थिक संसाधनों पर जन सामान्य का जब तक प्रतिनिधित्व न हो, समतामूलक वितरण न हो, न्याय का वितरण न हो, तब तक समाज में न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। नहीं, इसके तरफ, और 1936 के बाद प्रेमचंद्र का क्या हो गया? झुकाव हो गया मार्क्सवादी विचारधारा पर। इसलिए कहा जाता है, प्रश्न बनता है कि गोदान में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव देखा जाता है प्रेमचंद्र पर, समीक्षा करें। ठीक है, तो देखिएगा क्यों हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर छायावाद के जगह पर क्या आ रहा है? प्रगतिशील व्यवस्थाएं आ रही हैं। अब प्रगतिशील का अर्थ होता है मानव क्या है? प्रगति करना चाहता है, हर एक क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है, और हर एक क्षेत्र में जन भागीदारी की बात करता है। उसी समय 1936 में जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो रही है, जिसका पूरा भारत का नेतृत्व कर रहे हैं प्रेमचंद्र। नहीं, उससे भी इनका मनोबल बढ़ रहा है। बीच में जो गांधीवादी विचारधारा में आदर्शवाद से प्रभावित थे, आदर्शवाद से ये इनका मोह भंग हो गया। मोह भंग हो गया इसलिए हुआ कि यहाँ पर आकर के यथार्थवादी विचारधारा उन पर क्या हो गया? प्रभावी हो गया, और ये यथार्थ की बात करने लगे। और यही तो है 1936 में गोदान जब लिखा गया, तो वहाँ का पृष्ठभूमि, 1936 का पृष्ठभूमि क्या था?
बहुत दृष्टि वहां पे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखिएगा कि वहां शोषण था, औपनिवेशिक शोषण था। किस तरह का शोषण था? औपनिवेशिक शोषण चरमोत्कर्ष पर था। जमींदारों के माध्यम से शोषण हो रहा था, नहीं, और जमींदार बदल रहे थे पूंजीपति व्यवस्था में। जमींदार का ही रूपांतरण हो रहा था। 1936 में जमींदारी का रूपांतरण हो रहा था किसमें? पूंजीपति व्यवस्था में। नहीं, संयुक्त परिवार का रूपांतरण हो रहा था एकल परिवार में। समझ गए ना? ये दोनों सारे परिवर्तन हो रहे हैं। कृषक का रूपांतरण हो रहा था मजदूर वर्ग में। ये सारे परिवर्तन हो रहे थे, और उसके माध्यम से आम जन जो था ये शोषण का शिकार बन रहा था। ठीक है, इसलिए ये सब परिवर्तन देखे जाते हैं। क्लियर है जी? कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। और यहीं पे देखिएगा कि ये वो टाइम है कि भारतीयों का चौतरफा शोषण हो रहा है, जिसको हम लोग गोदान में देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। गोदान अगर पढ़े हैं, देखिए आप लोग अगर ऐसे पढ़ लेंगे तो लगेगा कुछ नहीं है। जब हम लोग विश्लेषण करेंगे और उसके कंपोनेंट को, उसके तत्व को समझेंगे ना, तो बहुत कुछ है। गोदान में क्या दिखाता है? चौतरफा शोषण भारतीयों का। चौतरफा शोषण का अर्थ है औपनिवेशिक शोषण, जमींदारी शोषण, पुरोहित के माध्यम से शोषण। दत्तादीन क्या करता है? पुरोहित है, पुरोहित है। और जब होरी होरी अंतिम सांस ले रहा है, तो एक स्वर में सभी गांव वाले और दत्तादीन भी कहता है कि धनिया इसका गोदान करा दो। नहीं, उसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लिए घर में दाने नहीं है, बेचारा दिन भर क्या है, मजदूरी करता है। अपने ऐसी स्थिति आ गई है कि अपने खेत में वो बधुआ मजदूर बन गया है। नहीं, बधुआ मजदूर बन गया है। दिन में वो पत्थर तोड़ता है और रात में कतली से सूत काटता है। सूत काटने से जो पैसे आते हैं, 20 पैसे उसके पास हैं, 1 रुपया 4 आने। 1 रुपया 4 आने हैं। जब सभी कहते हैं एक स्वर में कि दत्ता दिन भी होता है पुरोहित, वो कहता है धनिया अब तो गोदान करा दो। गोदान का अर्थ होता है गाय का दान। नहीं, गाँव में देखिएगा जो बड़े बुजुर्ग मैंने उस स्थिति में चले जाते हैं, तो लोग कहता है कि गाय गाय का दान करा दो। नहीं, पोंछ वगैरह पकड़ाया जाता है, तो वही स्थिति है। लेकिन धनिया के पास कुछ नहीं है। धनिया तो जानती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो तभी ये समाज जो है, गांव है, उस दर्द को नहीं समझ रहा है। नहीं, तो एक बार वो क्या होता है, बिजली के तरह जब इस बात को कौध जाता है उसके दिमाग में, तो बिजली के तरह उठती है और जाती है घर में। घर में जाने के बाद वहीं 20 पैसे लाती है, और 20 पैसे किसके? होरी के हाथ पर रह करके कहती है कि हम लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं है, यही है गोदान, आप इसका इनका गोदान करा दीजिए। और क्या होता है, पछाड़ खा के गिर जाती है। नहीं, तो ये क्या दिखाता है? ये तो सामंती शोषण के साथ साथ वो ब्राह्मणों के माध्यम से भी शोषण हो रहा है, वो दिखाता है। नहीं, कृषक शोषण होता है, ये दिखाता है। अर्थात कहा जा सकता है गोदान में भारतीयों का कृषक समुदाय समुदाय का चौतरफा शोषण है, चारों तरफ शोषण है। और इसी शोषण का निर्मम निर्मम उत्तरदायित्व जो है निर्वहन करते हैं कौन? होरी के माध्यम से प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं। इसको, भारतीयों को, भारतीय समाज को। नहीं, इसलिए कहा जाता है कि गोदान जो है एक त्रासदी का नाटक है। त्रासदी का अर्थ होता है, त्रासदी वैसे कहते हैं जिसमें नायक जो होता है, नायक की मृत्यु हो जाए। नायक की मृत्यु हो जाए उसको दुखांत नाटक कहते हैं, दुखांत साहित्य कहते हैं। ट्रेजिडी से जोड़ा जाता है। ठीक है। और वहीं दिखाता है कि होरी उसी रास्ते पर दम तोड़ रहा होता है जिस रास्ते से गोबर शहर गया है। नहीं, अर्थात कह सकते हैं ग्रामीण समाज का रूपांतरण शहर के में हुआ है। गांव टूटते हैं तभी शहर बसते हैं। गांव की अर्थव्यवस्था खत्म होती है तभी शहर की अर्थव्यवस्था बनती है। गांव में जमींदारों के माध्यम से नहीं, और पूंजीपतियों के माध्यम से ग्रामीण समाज का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का शोषण होता है, तभी शहर में बड़े बड़े उद्योग बसते हैं। समझ गए ना? तो ये क्या है, ये दिखा रहा है कि कैसे ग्रामीण समाज टूट रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, ग्राम की, गांव के जो संयुक्त परिवार की संकल्पना थी ये सब तबाह हो रही है। और कैसे शहर पे शहर बसते जा रहे हैं गोबर जैसे क्रांतिकारियों के माध्यम से।
नहीं, गोबर क्या है? गोबर इस समाज को, मर्जाद को, उस व्यवस्था को नहीं मानता है। उसको लगता है कि यह समाज मर्जाद जो है ये शोषण का माध्यम है। नहीं, और उसी समाज और मर्जाद के मर्जाद से ही बंधा हुआ है कौन? होरी। होरी इन सब चीजों को, सामाजिक व्यवस्था को मानता है। सामाजिक व्यवस्था को मानता है तभी तो शोषण का शिकार होता है। वो किसी का खुलकर विरोध नहीं कर पाता है। नहीं, दाता दीन का उसके पास कर्ज है तो वो कहता है कि औरों का कर्ज हो तो क्षम्य हो, लेकिन ब्राह्मण का कर्ज क्षम नहीं होता है, क्योंकि वो हड्डी तोड़ करके निकलता है। नहीं, इस व्यवस्था के विपरीत है गोबर। गोबर इसका विरोध करता है, कहता है कि हमने पेट के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए अगर किसी से धन लिए हैं तो उसमें बुराई नहीं है। लेकिन इसके विपरीत है होरी, और इसी से तो वह शोषित, शोषण का शिकार होता है, उस परंपरा को ढोता है। नहीं, इन सब चीजों का विरोध है गोदान में। अर्थात देखिएगा, यहाँ पर एक पीढ़ी संघर्ष भी है। नहीं, दो पीढ़ियों का टकराव है। दो पीढ़ियों का अर्थ है, एक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कौन करता है? होरी करता है, और दूसरे पीढ़ी का प्रतिनिधित्व गोबर करता है। नहीं, गोबर है प्रगतिशीलता का प्रतीक है, और ये है परंपरागत चीजों का प्रतीक है। समझ गए ना? इसलिए दो पीढ़ियों का संघर्ष इसमें दिखाया गया है, और दो पीढ़ियों में संघर्ष हमेशा होता रहा है। दो पीढ़ियों का अर्थ क्या है? बाप बेटे में संघर्ष। नहीं, और बाप बेटे में अगर व्यक्तिगत संघर्ष होगा, उसको क्या पीढ़ीगत संघर्ष बोलेंगे? नहीं। समझ गया ना? एक व्यापक स्तर पर अगर इस तरह की परंपरा चल रही है, तब उसको पीढ़ीगत संघर्ष बोलेंगे। समझ गया ना? आज के समय में भी ऐसा है। आज के समय में ऐसा थोड़ी है कि हाँ, जो बाप का जो बात है, स्टेटस है, या जो उसकी मंशा है, मानने की जो परंपरा है, वही बात तो उसका बेटा माने, कोई जोड़ी नहीं है। नहीं, ऐसा है? विरोध होता है कि नहीं? सब में विरोध होता है। ऐसा कोई तो नहीं है कि नहीं विरोध होता है। है? अब विरोध तभी नहीं होगा, या तो बेटा बाप के समय काल में चल रहा है, और नहीं तो बाप बेटा के समय काल में चल रहा है। या तो बाप अत्यधिक मॉडर्न हो गया है, नहीं तो बेटा जो है अत्यधिक परंपरागत हो गया है, तभी संघर्ष नहीं होगा। लेकिन संभव नहीं है। ये इसी संघर्ष का नाटक है, यानी दो पीढ़ियों के संघर्ष का नाटक है गोदान। और इसमें स्पष्ट रूप से ये चीजें दिखती है। नहीं, इस तरह का परिप्रेक्ष्य देखिएगा कि इस तरह का दृष्टिकोण इन्होंने बदल दिया। इस तरह के जो परंपरा चल रहा था उपन्यास लेखन का, उस लेखन के परंपरा को इन्होंने बदल दिया। समझ गया ना? इसलिए बदल दिया कि इस समय का डिमांड था। नहीं, 1936 का डिमांड था। ठीक है जी, इसी तरह समझते चलना है धीरे धीरे, फिर हम लोग बात करेंगे क्या। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से इन सब चीज़ों को समझेंगे ना, तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस थोड़ा थोड़ा उसको मैनेजमेंट कर देना है, मैनेज कर देना है चीज़ों को, क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि जो कंटेंट है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जाए, नहीं स्टेटमेंट जाए। कि गोदान में हम लोग देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में 1916 से जो रचनाएं हो रही हैं, नहीं सिंगल परिप्रेक्ष्य में है, और यहाँ सारी चीज़ों को इन्होंने रख दिया है, समाहित कर दिया है। नहीं तो समाहित कर दिया, एक ध्यान रखेंगे कि इनमें विशेषता ये है, सब चीज सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जितनी बुराइयां हैं सब चीज को रखा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पात्र को नहीं रखे हैं। जैसे नाटक में हम लोग पढ़े हैं, किसमें? चंद्रगुप्त नाटक में। चंद्रगुप्त नाटक में बहुत ज्यादा पात्रों की संख्या अधिक है, डायलॉग अधिक है, गाना अधिक है, नहीं प्रसंग अधिक है, कुछ दृश्य ऐसे हैं जिसको हम लोग मंचित नहीं किया जा सकते, यानी एक्स्ट्रा चीजें वहां रखी हुई हैं। और ये गोदान जो बड़ा होने के साथ भी यह विशेषता इसमें है कि प्रेमचंद ने जितनी आवश्यकता हुई उतना ही पात्रों को रखा। इसमें एक्स्ट्रा पात्र आपको नहीं मिलेगा। समझ गए ना? इसमें देखेंगे, क्या गांव में ऋण ग्रस्तता है तो शहर में नहीं है? शहर में भी है। नहीं, गांव में कुव्यवस्था है तो शहरों में कुव्यवस्था है। नहीं, गांव में जो कृषक वर्ग है वो ऋण से ग्रसित है। इसलिए ग्रसित है कि कृषि जो है ये अलाभकारी हो गया, लाभ नहीं हो रहा है। लाभ इसलिए नहीं हो रहा है कि उसमें राजस्व ज्यादा है।
जमींदारों के माध्यम से लागान ज्यादा लिया जा रहा है, समझ गए ना। इसलिए ये लाभकारी नहीं है यहाँ पर। और यही स्थिति है, इसी के वजह से गांव के किसान ऋणग्रस्त हैं। और यहाँ पे शहर में देखिएगा, शहर में जो पूंजीपति है या मध्यम वर्ग है, ये भी तो ऋण से ग्रसित है। नहीं, जा करके ईएमआई पर फ्रिज लेके आते हैं, नहीं टीवी लेके आते हैं, अपने मैंने एक्स्ट्रा जो जिसके बिना काम चल जाता है वो चीज लेके आते हैं ईएमआई पे, क्रेडिट कार्ड लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये भी तो ऋण ही है। नहीं, उतनी काबिलियत नहीं है फोर व्हीलर मेंटेन करने की, नहीं एसी मेंटेन करने की, फिर भी कर रहे हैं। बैंक वाले क्या होते हैं, आगे पीछे करके 10 बार फोन करके तो देते हैं, लेकिन जब तहसीलते हैं तब क्या करते हैं, नहीं गाली गलौज करके तहसीलते हैं। तो ये सब स्थितियां गांव में है, तो ये भी तो यहाँ भी है, शहर में ही है। तो ये सब देखा जाता है, जो स्थितियां यहाँ डेवलप हुई हैं वो यहाँ भी डेवलप हो रही हैं। इन सब चीजों को यानी पूरी तरह से यथार्थवादी विषय वस्तु को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, जो उस समय के तत्कालीन समाज और संस्कृति को दिखाता है। नहीं, और ये चीजें अभी भी हैं जी, इसलिए तो प्रासंगिकता है इसकी। नहीं, हम लोग कहाँ तक किए थे? हाँ, इनका वो कर रहे थे, पहले तो उद्देश्य में परिवर्तन कर दिया इन्होंने। नहीं, उद्देश्य में परिवर्तन किया। जो उद्देश्य पहले होते थे, वो पहले के उद्देश्य क्या होते थे उपन्यास लेखन के, मनोरंजन परक होते थे। नहीं, यानी रीतिकालीन व्यवस्था को अगर पढ़े हैं आप लोग, रीतिकाल कितने लोग पढ़े हैं इसमें से, पढ़े हैं आप लोग? आप लोग पढ़े हैं रीतिकाल? नहीं पढ़े हैं ना, चलिए। इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, होता है ना बीच बीच में। देखिए कोई भी सब्जेक्ट है ना, एक सीक्वेंस से पढ़िएगा ना तो लिंकअप बनेगा। भले टीचर हैं या जो भी हैं अलग अलग पढ़ा देते हैं, तो अलग अलग पढ़ा देने के बाद फिर पीछे वाला चीजें, जो चीज है विषय वस्तु है, वो लिंक नहीं हो पाता है। अब यही देखें, यही आदिकाल से लिंक होता है। ऐसा थोड़ी है कि आदिकाल अलग है, भक्ति काल अलग है, रीति काल अलग है, आधुनिक काल अलग है। नहीं, आधुनिक काल में बहुत सारे छोटे छोटे काल हैं, सबकी अपनी विशेषता है। नहीं, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है। क्यों नई कविता है, समकालीन कविता है। नई कविता को आप लोग विशेषता को देखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, समझेंगे। तो ये तो मजबूरी थी कि बस सब थोड़े थोड़े पढ़े हुए हैं, सबको इकट्ठा एक जगह स्टार्ट किया जाए। नहीं, इसलिए होता है कि देखिए कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, एक लिंक में पढ़िएगा तो बेनिफिट आपको होगा, समझेंगे। इसलिए प्रश्न बनता है कि भक्ति काल की विशेषता का वर्णन करें। ठीक है, तो भक्ति काल की विशेषता का प्रश्न मैं इसलिए नहीं कराता हूँ, मैं उसमें टॉपिक वाइज चलता हूँ, कबीर का करा दिया, तुलसी का करा दिया, सूरदास का करा दिया। नहीं, सब कराने के बाद तीनों को मिलाएंगे तभी तो भक्ति काल की विशेषता बनेगा जी। नहीं, ये खंड क का प्रश्न बन जाएगा। तो इसी तरह है, आधुनिक काल की विशेषता का वर्णन करें तो पूरा आधुनिक काल पढ़ेंगे। नहीं, आधुनिक काल आपको भारतेंदु से लेकर के समकालीन कविता तक, नहीं साठोत्तरी समकालीन कविता है, ये सब पढ़ेंगे तो सबकी चीजें आ जाएंगी। तो मैक्सिमम चीज है, इसलिए वहां भी पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे आते हैं तो कहते हैं भाषा विज्ञान पढ़ा दीजिए जी। नहीं, भक्ति काल पढ़ा दीजिए, 2 प्रश्न के लिए यहाँ से 3 प्रश्न मिल रहा है तो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। 3 प्रश्न कितना सॉलिड मिलेगा। कोई भारी है, कितना इजी है गद्य वाला खंड, कथा कहानी नाटक बहुत इजी है, और यहाँ से आराम से आप 3 प्रश्न कर सकते हैं। 3 यहाँ से कीजिए, 2 वहां से और 1 यहाँ से, आराम से हो जाएगा। नहीं तो चिंता नहीं करना है। हम लोग क्या कर लिए थे, दृष्टि उद्देश्य, उद्देश्य को इन्होंने बदल दिया। कहने का तात्पर्य है जो काल्पनिक चीजें होती थी, आदर्शवादी चीजें होती थी, उनको हटा करके इन्होंने यथार्थवादी विषय वस्तु को रखा, क्योंकि वही समय काल का डिमांड था। नहीं, उसके बाद क्या किए थे हम लोग, विषय वस्तु को बदल दिया। नहीं, विषय वस्तु क्या थे, जो समाज में घटनाएं चल रही थी उसको उद्घाटित किया। उद्घाटित इसलिए कर रहे हैं कि उनका मेन, देखिए मेन मकसद 1936 के रचनाओं का है कि नवजागरण परक चेतना जगाना, औपनिवेशिक शासन का विरोध करना। ठीक है, इसलिए गोदान जैसे महाकाव्य में इन्होंने समाज के एक बड़े परिप्रेक्ष्य को दर्शाया है। इसलिए कहा जाता है कि गोदान जो है तत्कालीन समाज का प्रतिबिंब है,
तत्कालीन युग का प्रतिबिंब है और आने वाले युग का परसों परसों पीड़ा है। दो चीज आता है, प्रतिबिंब, प्रसव, पीड़ा। ये प्रश्न बनता है। गोदान जो है तत्कालीन युग का प्रतिबिंब है, तत्कालीन समाज का प्रतिबिंब है, आईना है, और आने वाले युग का प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा का अर्थ होता है जन्म के बाद जो दर्द होता है, उसको प्रसव पीड़ा कहते हैं। और इस प्रसव पीड़ा को 1936 में प्रेमचंद्र ने महसूस कर लिया था। प्रेमचंद्र ने 1936 के समय में, आज के तत्कालीन समय में जो परिस्थितियां उभर के सामने आ रही हैं, इसको इन्होंने महसूस किया था उसी समय। नहीं, इसलिए महसूस किया था कि सब चीजें बदल रही थी। नहीं, ग्राम का रूपांतरण हो रहा है शहर में। नहीं, जमींदारी का रूपांतरण किस में, पूंजीपति में हो रहा है। कृषक कृषक जो हैं इनका रूपांतरण मजदूर में हो रहा है। अपनी ही खेती में वो बेचारे मजबूर हो जा रहे हैं। यानी चौतरफा शोषण, औपनिवेशिक शोषण भी इसमें है। इसलिए इन्होंने एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समाज में घट रही घटनाओं को इन्होंने उद्घाटित किया। नहीं, जिसको हम लोग देखे हैं विषय वस्तु था। ठीक है, उसमें कहाँ तक किए थे, लास्ट बताइएगा। हाँ, कितना बड़ा सोचिए, रामविलास शर्मा जो हैं बहुत बड़े आलोचक हैं, बहुत बड़े आलोचक हैं। उनको इतना तक कह दिए स्पष्ट रूप से कि इन्होंने इतना सिस्टमेटिक ढंग से इसमें इन विषय वस्तु की चर्चा की है कि अगर पूरा इतिहास भी खत्म हो जाए तो इसके परिप्रेक्ष्य में लिखा जा सकता है इतिहास। नहीं, यानी पूरे समाज का आईना है, पूरे समाज का, संस्कृति का आईना है गोदान। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरा है दृष्टिकोण। नहीं, दृष्टिकोण में परिवर्तन इन्होंने इसलिए किया। इसको पहले समझेंगे तब लिखेंगे। दृष्टिकोण में परिवर्तन तीसरा पॉइंट है। दृष्टिकोण का तात्पर्य है कि पहले के उपन्यास आदर्शवादी होते थे, यायावारी प्रवृत्ति के होते थे, जासूसी प्रवृत्ति के होते थे। नहीं, आदर्शवादी प्रवृत्ति का होने का अर्थ क्या है, हृदय परिवर्तन की बात किया करते थे। नहीं, चाहते थे कि हृदय परिवर्तन हो जाए जमींदारों का, नहीं पूंजीपतियों का, जिससे कल्याण हो। यह क्या है, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। उसके बाद जो यायावारी प्रवृत्ति के उपन्यास जो होते थे, यायावारी में देखिएगा उसकी प्रकृति जो होती थी ये प्राकृतिक चीजों से ली जाती थी। उसके जो विषय वस्तु होते थे, प्रकृति जो होती थी उसमें प्राकृतिक, यानी कहेंगे उसमें, उस उपन्यास में चर्चाएं होती थी बड़े बड़े समुद्र का, बड़े बड़े पहाड़ का, ये सब दिखाया जाता था, बड़े बड़े झरनों का। समझ रहे हैं, जासूसी उपन्यास में इस तरह का देखिएगा, इस तरह। यानी वो जो है समाज पर उतना प्रभाव नहीं डाल सकता है जितना यथार्थवादी चीजें डालती हैं। नहीं, उसके अलावा देखिएगा कि पहले के उपन्यास आदर्शवादी होते थे। आदर्शवादी का अर्थ होता है उसमें कैरेक्टर तो सामान्य मनुष्य का यूज होता था, सामान्य जन का कैरेक्टर होता था, लेकिन वो कैरेक्टर जो होते थे न अच्छे होते थे न बुरे होते थे। नहीं, और कुछ कैरेक्टर होते थे जिनको चढ़ा बढ़ा करके उस नैतिकता को दिखाने की कोशिश उनके माध्यम से की जाती थी जिससे समाज प्रभावित हो, लेकिन उसमें क्या था, वास्तविकता नहीं होता था, सिर्फ दिखावा होता था। इस तरह के चीजों को इन्होंने परिवर्तित कर दिया और परिवर्तित करके वास्तविक चीजों को रखने की कोशिश की। नहीं, यानी उनका दृष्टिकोण बदल गया कब, 1936 के बाद, 1935-36 के बाद पूरा दृष्टिकोण इसलिए बदल गया कि वो क्या हो गए थे, प्रगतिशील हो गए थे। और प्रगतिशीलता के साथ साथ मार्क्सवाद का प्रभाव उन पर आ गया था। गांधीवाद से मोह भंग हो गया, मार्क्सवाद का प्रभाव आ गया। प्रभाव इसलिए आ गया कि उस परिस्थिति को उन्होंने देखा था। समझ गए ना, जिस परिस्थिति से गुजरे थे उस परिस्थिति को उन्होंने देखा था और उसी चीज को उन्होंने उभारा अपने इस गोदान में। नहीं, संविधान को देखेंगे, संविधान लिखने वाले कितने बड़े विजन लेकर के पैदा हुए और उस विजन से लिखे, इसलिए लिख पाए कि उस परिस्थिति को उन्होंने झेला था, महसूस किया था। नहीं, जो महसूस नहीं करता वो आपको न्याय की बात नहीं करता, प्रतिष्ठा की बात नहीं करता, स्वतंत्रता की बात नहीं करता, लोकतंत्र की बात नहीं करता। नहीं,
और वो भी स्वतंत्रता देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, सबकी स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसलिए करते हैं कि वो महसूस किए थे कि जब तक इन सब चीजों की स्वतंत्रता मनुष्य को नहीं मिलती है, तब तक मानव विकास नहीं कर पाएगा। नहीं, इन सब की स्वतंत्रता नहीं थी औपनिवेशिक शासन में, तो भारत विकास नहीं किया। नहीं, इस चीज को उन्होंने महसूस किया, तभी तो संविधान में रख दिया। प्रियम्बल पढ़िए, प्रियम्बल क्या है? पूरे संविधान का निचोड़ है। अगर आप प्रियम्बल को समझ गए तो आपको पॉलिटी पूरा समझ में आ गया। नहीं, सारी चीजें हैं, उसी चीज की तो बात ये गोदान में भी करते हैं। नहीं, और सब जगह कहाँ है? यहाँ भी जन है। गोदान में क्या है? सेंट्रल में जनता है ना? जनता के लिए ही सब चीज हो रहा है। गोदान में अपने संविधान में भी तो जनता के लिए है। संविधान में लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र के केंद्र में क्या है? जनता है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन हो, वही चीज ये भी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं सामान्य जन की। जनता ही तो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है जी। नहीं, प्रतिनिधि का यही जनता चुनाव करती है अपने मत के माध्यम से। नहीं, जो मत का अधिकार है उसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, और यही प्रतिनिधि जाकर के सरकार बनाते हैं। यही प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं ना जी। नहीं, और ये सरकार जो है विभिन्न रूल के माध्यम से, कानून के माध्यम से जनता पर शासन करती है। यही तो लोकतंत्र है। तभी तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। इसकी बात ये गोदान में करते हैं। गोदान में भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं, इसलिए करते हैं। और देखिए, ये भी सरकार जो प्रतिनिधि बनाती है, उसके रूल का डायरेक्शन कहाँ मिलता है? संविधान में है। संविधान में दिए गए कानून के माध्यम से ही सरकार जनता पर शासन कर सकती है। अगर उस कानून के बियॉन्ड सरकार जाती है तो जनता कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है जी। नहीं, जनता के जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार जनता को दिए गए हैं, मौलिक अधिकार का हनन करके अगर सरकार रूल करती है, तानाशाही व्यवस्था स्थापित करती है, तो उस प्रोटेक्शन के लिए कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और ये भी इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है डीपीएसपी के माध्यम से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, वो तो प्रतिबंध लगाते हैं ना सरकार पर कि इसी के दायरे में रह करके आपको जनता पर शासन करना है। और उस दायरे को उल्लंघन करते हैं, दायरे का उल्लंघन करते हैं, तो जनता को फ्रीडम है भाई, यहाँ पे जा सकती है। और इसका दायित्व है कि इनके अधिकारों की रक्षा करे। यही तो पूरा फ्रेमवर्क है प्रियम्बल का। यानी सब चीज किसके लिए हो रहा है? जनता के लिए हो रहा है। यही चीज हमारे साहित्यकार भी करते हैं कि जब उनके साहित्य के केंद्र में जनता है, जनता का निजी हित, यानी उनको हर एक स्तर पर न्याय मिले, इसी की बात करते हैं। और इस तभी मिल सकती है जब समाज में फैली हुई कुव्यवस्थाओं का उद्घाटन हो, बृहद स्तर पर। ठीक है जी। इसलिए जब आप पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लिंक कर सकते हैं। इसमें भी अगर प्रियम्बल में जो चीजें हैं, फ्रेमवर्क वो को समझ गए, अगर गोदान में एक पृष्ठ में चर्चा कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा तुलनात्मक रूप से। गोदान भी समाज में सामाजिक व्यवस्था, मानवीय न्याय की बात करता है, मानवीय गरिमा की बात करता है। और गोदान ही नहीं, हमारे भारतीय संविधान में भी प्रियम्बल में ये बात कही गई है, नहीं, कि वहां भी मानवीय गरिमा स्थापित करने की बात की जाती है। किसके माध्यम से? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय के माध्यम से। ठीक है जी। चलिए, दृष्टिकोण पे हम लोग चर्चा कर लें। नहीं, दृष्टिकोण बदल गया इनका। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, दृष्टिकोण। नहीं, इसमें लिखिएगा इनसे पहले। नहीं, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सबसे माने तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? दृष्टिकोण में रहा। नहीं, तो इसमें लिखिएगा इनसे पहले। इनसे पहले, इनसे पहले का अर्थ क्या है? प्रेमचंद से पहले। प्रेमचंद से पहले उपन्यास या तो आदर्शवाद में डूबे होते थे, आदर्शवाद में डूबे होते थे, या फिर रोमांचक, जादुई
रोमांचक जादुई या सनसनीखेज कल्पनाओं में, सनसनीखेज कल्पनाओं में नहीं, सनसनीखेज कल्पनाओं का अर्थ क्या है कि अगर कुछ इस तरह का एट्रैक्टिव चीजों का हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो जनता कैसे प्रभावित नहीं होगी। तो प्रभावित करने का तरीका था सनसनीखेज कल्पनाओं में नहीं। अभी तक, पूर्ण विराम के बाद, अभी तक हिंदी उपन्यास का यथार्थवाद के साथ गहरा संबंध, हिंदी उपन्यास का यथार्थवाद के साथ गहरा संबंध विकसित नहीं हो सका था, विकसित नहीं हो सका था। प्रेमचंद ने आदर्शमुखी यथार्थवाद को, प्रेमचंद ने आदर्शमुखी यथार्थवाद को अपना दृष्टिकोण बनाया। इसके अंतर्गत वो अपना दृष्टिकोण बनाया। इसके अंतर्गत वे किसी सामाजिक समस्या को समग्रता से प्रस्तुत करते हैं, किंतु अंत में हृदय परिवर्तन या संजोग जैसे तत्वों का सहारा लेकर आदर्शवादी समाधान दिखाई देते हैं। आदर्शवादी समाधान दिखाते हैं। गांधीवाद से प्रेरित या प्रभावित यह समाधान, गांधीवाद से प्रभावित यह समाधान प्रियता वे अपने अंतिम उपन्यास गोदान में ही छोड़ सके। अंतिम उपन्यास गोदान में ही छोड़ सके, जिसमें होरी की अंततोगत्वा मृत्यु हो जाती है। जिसमें होरी की अंततोगत्वा मृत्यु हो जाती है। होरी की मृत्यु हिंदी उपन्यास के इतिहास में शुद्ध यथार्थवादी स्थापना की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हुआ। शुद्ध यथार्थवादी स्थापना की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हुआ। मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है जी, चलिए, समझ में आया? मील का पत्थर साबित हुआ।
परिवर्तन हो रहा है ना इसमें सारी चीजों के बाद हम लोग शिल्प करेंगे। शिल्प में देखेंगे भाषा के अस्तर, भाषा भी बदल गया। पहले भाषा क्या था, खड़ी बोली अब आ रहा था, खड़ी बोली संक्रमण नहीं, जब क्या है संक्रमण काल से कुछ पूर्ण रूप से स्थापित नहीं, भाषा का संक्रमण से गुजर यानी सहज भाषा का, उस सहज भाषा को यानी सहज और सरल भाषा, बड़ी बोली से भी सहज और भाषा का की परंपरा इन्होंने इसके पहले अपना से भी सहज, अर्थात कहने का तात्पर्य है